मैं डॉक्टर शशि, राजनीति विज्ञान विभाग, पॉलिटिकल साइंस, एलएनटी कॉलेज से आज एमआईसी सेमेस्टर 2 के एमआईसी ग्रुप के लिए अपना जो सिलेबस का टॉपिक है प्रियम्बल, उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगी। प्रस्तावना, प्रियम्बल जिसका मतलब होता है प्रस्तावना, ये संविधान का महत्वपूर्ण आधारशिला होता है। भारतीय संविधान में इसे इसे पॉलिटिकल सिस्टम का बहुमूल्य भाग कहा गया है। के मुंशी की बातों के मुंशी ने इसे पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया कहा है। तो प्रस्तावना में वस्तुतः है क्या, इसे जानने के लिए हम लोग अय्यर के स्टेटमेंट के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे उनके अनुसार प्रियम्बल एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैव थॉट और ड्रीम्ड फॉर सो लॉन्ग। तो हर एक देश का जो संविधान होता है वो कुछ निश्चित बिंदुओं पर आधारित होता है, वैसा ही हमारे देश के संविधान और उसके प्रस्तावना के संबंध में है। 13 नवंबर 1986 को प्रस्तावना के संबंध में नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर पेश किया था, जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। और यही प्रस्तावना, नेहरू का जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, बाद में चलकर प्रस्तावना का आधारशिला बना और इसमें नेहरू प्रस्ताव के मूल्यों को भी शामिल किया गया है। अब ये नेहरू प्रस्ताव में क्या सब मूल्य था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेहरू प्रस्ताव को सर्वप्रथम उसका पहला पॉइंट था, भारत को स्वतंत्र, प्रभुता संपन्न गणतंत्र राज्य घोषित किया जाए और इसके लिए संविधान सभा एक संविधान बनाए। दूसरा था कि इसमें कौन कौन से प्रदेश, भारतीय संघ में कौन कौन से प्रदेश शामिल होंगे, जो प्रदेश शामिल होंगे उनकी स्वायत्तता कैसी होगी। तो इसमें माना गया कि इन स्वायत्त इकाई को, इन भारतीय संघ में जो प्रदेश शामिल होंगे उन्हें स्वायत्त शासी इकाई माना जाएगा और उन्हें अवशिष्ट शक्ति भी प्राप्त होगी। आगे चल के हम लोग इस अवशिष्ट शक्ति के बारे में भी जानेंगे। नेहरू प्रस्ताव का तीसरा पॉइंट था, भारतीय संघ में उस समय ब्रिटिश भारत या देशी रियासत या जो बाद में अपनी सहमति से संघ में शामिल होंगे वो सारे देश शामिल होंगे। चौथा पॉइंट नेहरू प्रस्ताव का था कि प्रभुता संपन्न स्वतंत्र भारत और उसके सभी घटक की सरकार जनता से शक्ति प्राप्त करेगी। पांचवा पॉइंट है, भारत के सभी लोगों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का वरदान सुनिश्चित किया जाएगा। उसके बाद अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग और दलितों को भी पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। सातवां पॉइंट है नेहरू प्रस्ताव का, भारतीय गणतंत्र की प्रादेशिक अखंडता, गणतंत्र के जल, स्थल और वायु पर सार्वभौमिक अधिकार होगा। न्याय और सभ्य राष्ट्र के कानून के अनुसार इसे बरकरार रखा जाएगा। यह प्राचीन देश यानी कि भारत दुनिया में अपना वैध और सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करे स्वतंत्र होने के बाद, ताकि विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण के लिए यह कार्य कर सके। इन्हीं मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में समाहित किया गया है और 9 दिसंबर 1947 से इन्हीं मूल्यों पर आधारित संविधान निर्माण शुरू हुआ, जो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन शब्दों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग का वर्णन किया गया है। हम भारत के लोग का मतलब है कि ये संविधान किसके लिए बना, कौन बनाया है। तो हम भारतीय ही इस संविधान के निर्माता हैं। अब आप कहेंगे कि आपने संविधान बनाया क्या? नहीं, हम उस समय नहीं उपस्थित थे, लेकिन भारतीय जनता की जो प्रतिनिधि है उसने संविधान सभा में इसका निर्माण किया था और प्रस्तावना के बारे में बात की थी। हम भारत के लोग का मतलब है कि ये संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया गया है और दूसरे देश जैसे ब्रिटिश संसद ने इसे हमें स्वतंत्र होने के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप नहीं दिया है, या फिर किसी दूसरे देश का हमारे संविधान बनाने में सहयोग नहीं है। अब
एक पॉइंट यहाँ पे होता है कि दूसरे दूसरे देश के संविधान से हम लोगों ने कुछ कुछ, जैसे फंडामेंटल राइट्स है तो अमेरिका से लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये सब दूसरे जगह से लिया गया है, तो उसको अपने अनुरूप ढाला गया है। ये हम लोग जिस समय मूल अधिकार पढ़ेंगे उस समय इसकी चर्चा करेंगे। अच्छा, हम भारत के लोग, अब प्रस्तावना को देखिए, हम भारत के लोग समझ गए। दूसरा है, भारत को एक प्रभुता संपन्न राज्य बनाने के लिए, इसका मतलब है कि भारत जो देश है वो आंतरिक या बाह्य मामले में पूर्णतः स्वतंत्र होगा, इस पर किसी अन्य शक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। अच्छा, तीसरा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र, यहाँ लोकतंत्र की स्थापना होगी। इसमें भारत की शासन शक्ति जनता में वास करेगी और जो यहाँ के शासक होंगे वो जनता के लिए काम करेंगे और जनता के प्रति ही उत्तरदायी रहेंगे। परोक्ष रूप से जनता संप्रभु है। 1976 परोक्ष रूप से जनता संप्रभु है। यहाँ दो और शब्द की चर्चा बाद में हम लोग करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि भारतीय संविधान गणराज्य, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य का क्या मतलब हो कि जो हमारा शासनाध्यक्ष है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उनका चुनाव वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाएंगे और वो इंग्लैंड की तरह वंशानुगत राजा या रानी नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के लिए, प्रत्येक 5वें वर्ष में होता है। 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दूसरे देश में ये 4 भी हो सकता है, तो हम लोग अपने देश पे। और इसका तीसरा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। कोई भी नागरिक, गणराज्य का मतलब ये भी होता है कि कोई भी नागरिक आवश्यक योग्यता रखने पर हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव भी, आवश्यक योग्यता मैं शब्द यूज कर रही हूँ, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो गणराज्य हो गया। उसके बाद यहाँ के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय निष्पक्षता पूर्वक दिलाने के लिए, तो सामाजिक न्याय क्या होगा? समाज में सभी व्यक्ति को बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के समान अधिकार मिलेगा, समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक न्याय में समृद्धि के लाभ से किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा, सभी आर्थिक न्याय से लाभान्वित होंगे। राजनीतिक न्याय है कि आर्थिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो हमें राजनीतिक अधिकार मिला हुआ है उसका सही ढंग से हम सदुपयोग कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि राजनीतिक अधिकार है और हमारे पास आर्थिक रूप से हम बहुत पिछड़े हुए हैं, तो अपनी शक्ति का, अपने योग्यता का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो लोगों को, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिला। उसके बाद भारतीय नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी मिलेगी। स्वतंत्रता के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। उसके बाद समानता में सभी लोगों को पदवी और अवसर की समानता प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। बंधुता, आपस में लोग विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, तो उसमें बंधुता बनाए रखने के लिए, ताकि व्यक्ति की गर्म और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो, तो बंधुता बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को हम जो संविधान निर्मित किए हैं उसको अंगीकृत, उसको अपनाते हैं, अधिनियमित, उसको कानूनी तौर पे स्वीकार कर, उसको कानूनी दर्जा देते हैं, उसको कानूनी तौर पे स्वीकार करते हैं और आत्मसमर्पित करते हैं। हम जो 150 करोड़ भारतीय हैं उनको ये संविधान सुपुर्द किया जाता है। तो भारतीय प्रस्तावना का यही मतलब है। और उसके बाद 3 शब्द और मैं यूज करना चाहूँगी। 1976 में 42वां संशोधन के द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के जगह पे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य इसमें जोड़ा गया, जगह पे नहीं। जैसे प्रभुत्व संपन्न लोक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य किया गया, राष्ट्र की एकता के, दूसरा संशोधन किया गया, राष्ट्र की एकता के स्थान पे राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो इस तरह से इस संशोधन के द्वारा 3 शब्द
धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और राष्ट्रीय अखंडता प्रस्तावना के महत्व को और बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है। तो जैसा कि वाडकर ने कहा है, यह विश्व के संविधान में सबसे उत्तम संविधान है और इस प्रस्तावना को की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये भारत के महान नेताओं की, खास करके विधिवेताओं की देन है, न कि ब्रिटिश शासन की। यह संविधान विशेष आर्थिक और सामाजिक विचारधारा के प्रति आबद्ध नहीं है। जैसे समाजवाद को हमने अपनाया है, तो समाजवाद का मतलब ये नहीं है कि जैसे लेनिन का मार्क्सवाद है उस तरफ से एकदम कठोर नियमों से बंधा हुआ। समाजवाद का मतलब यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद है, और ये लोकतांत्रिक समाजवाद सकारात्मक उदारवाद से जुड़ा हुआ है, के बहुत नज़दीक कह सकते हैं। और इस तरह प्रस्तावना एक पवित्र घोषणा है और यहाँ की जनता से, यहाँ के शासकों से ये उम्मीद की जाती है कि वो इसका पालन खुद से करें। और प्रस्तावना के बारे में एक और चर्चा होती है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या इसको संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। तो 1960 तक इसको संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता था, लेकिन 1967 में गोलकनाथ केस में और 1973 में केशवानंद भारती केस में फर्स्ट में प्रस्तावना को माना गया कि ये संविधान का हिस्सा है, पार्ट है, और सेकेंड में माना गया कि ये मूल ढांचा से भी रिलेटेड है। तो निर्णयकर्ता जब भी अगर जुडिशियरी इस पर निर्णय देता है तो वो इसके वर्ड्स को यूज कर सकता है अपने निर्णय में। इस तरह से प्रस्तावना हम लोगों के संविधान का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।